आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? ग्रेविटेशन। तो हमें पढ़ना है ग्रेविटेशन। नाउ व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन इज बेसिकली अ फंडामेंटल फोर्स। ग्रेविटेशन क्या होता है? एक फंडामेंटल फोर्स होता है। ठीक है ना? व्हाट आर फंडामेंटल फोर्सेस? हमारे पास जो नेचर है उस नेचर में, नेचर यानी कि मेरा मीन्स है पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे फोर्सेज है जो काम करते हैं। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट यानी कि हम इन्हें कंट्रोल नहीं करते, बस इनका यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्रिक्शन लगाते हो, आप मस्कुलर फोर्स लगाते हो, जो आपके आपके द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, आप ही उसे कंट्रोल करते हो। तो वो सब फंडामेंटल फोर्सेज में नहीं आते, बट वहीं पर ग्रेविटेशन है, मैग्नेटिक फोर्सेज है, चार्जेस पे में जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज है, न्यूक्लियर में जो फोर्सेज लगता है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो, वीक न्यूक्लियर फोर्स हो। तो ये जो ऐसे फोर्सेज है जिसके बेसिस पे पूरा यूनिवर्स काम करता है, तो इन्हें हम क्या नाम देते हैं? फंडामेंटल। यानी सिंपल आप कह सकते हो फंडामेंटल फोर्सेज आर दोज फोर्सेज which act independently, or those forces which act independently in the universe is known as fundamental forces। तो फंडामेंटल का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, सिंपल टर्म। तो अब फंडामेंटल फोर्सेज में हमारे पास कई फोर्सेज है, बट अभी हमें क्या पढ़ना है? ग्रेविटेशन। नाउ व्हाट इज ग्रेविटेशन? तो सिंपली अब कई बच्चे सोचते हैं कि वो न्यूटन जी पे एप्पल गिरा और एप्पल के बाद ये ग्रेविटेशन की खोज हुई, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसको बहुत पहले ही ढूंढ लिया गया था, बट समहाउ कि जो हमारे कंट्री में इन्वेजन हुआ जिसके कारण हमारे कई सारी चीज़ें चली गई, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि हमारी जो शिक्षा पद्धति थी वो चली गई। शिक्षा पद्धति के जाने की वजह से हम इन सब चीज़ों को हम पढ़ नहीं पाए या जान नहीं पाए, क्योंकि बाहर के जो लोग थे वो उनकी लैंग्वेज अलग थी, हमारी लैंग्वेज अलग थी। तो ऐसा नहीं है कि अगर न्यूटन पे एप्पल गिर जाता है या एप्पल की बजाय पेड़ गिर जाता तो मर जाता तो कुछ आगे बनता नहीं। तो आपको पता होना चाहिए ग्रेविटेशन का जिक्र जो है वो पहले ही किया जा चुका था। गैलीलियो ने भी इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया हुआ है। नाउ ग्रेविटेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन पे चलते वापस। भाई उस पर सेब गिरा है, थोड़ी हिम्मत थोड़ी सी उसको तो भाई आपका टेंशन देनी पड़ेगी। तो न्यूटन क्या कहता है कि एवरी टू ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो। ये मैं यहाँ पर कई सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ। ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट उठाओ, हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगता है? एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ठीक है, आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट मान सकते हो, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगता है? अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशन की डेफिनेशन क्या हुई? एवरी टू ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशन। सिंपल। अब इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दी गई, किसने दी एक्सप्रेशन? न्यूटन ने। न्यूटन क्या कहता है? इफ देयर आर टू बॉडीज हैविंग मास m1 एंड m2, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप इसको एज इट इज नोट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हैविंग मास m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस r, यहाँ पर r जो उसके सेंटर का डिस्टेंस है, देन द फोर्स बिटवीन दीज टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। तो उनका जो भी मास है उसके प्रोडक्ट के इक्वल है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। उनके बीच का जो आपका डिस्टेंस होता है उसके डिस्टेंस के जो स्क्वायर है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो वी विल गेट द इक्वेशन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय आर स्क्वायर। नाउ हेयर वी कैन इजीली सी दिस सिंबल। ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है? ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल। ये रेशो दिखाता है ना। अगर दो चीज़ें रेशो में है उसको आप इक्वल करना चाहते हो तो आपको किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या आता है? जी आता है। इस जी को क्या नाम दिया गया? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब जी के बारे में भी कई टर्म्स आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। जी इज़ व्हाट? दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है हमारी भाई 6.67 इंटू 10⁻11, सॉरी -11। अब यहाँ लास्ट में बच गई यूनिट। मैं यूनिट आपको डिराइव करके दिखाता हूँ, देन आप यहाँ पर यूज़ कर लेना। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या था?
फॉर्मूला जो मेरा है वो क्या कहता है कि एफ किसके इक्वल है, जी m1m2/r² के। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो जी का फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, साइड में थोड़ी सी एक्सप्रेशन बनाते हैं हम भाई। ये छोटा सा मैं बॉक्स लूँगा, यहाँ छोटी सी डेरिवेशन करूँगा। ठीक, हमने लिया, हमारी जो एक्सप्रेशन है वो कहती है F=g m1m2/r²। नाउ एफ मेज़र किया जाता है न्यूटन में, जी की वैल्यू निकालनी है। मास मेज़र किया जाएगा केजी में। नाउ टू मासेस है तो केजी इंटू में केजी, अपॉन में क्या होगा, डिस्टेंस मेज़र किया जाएगा मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं टर्म लिखूँ तो क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ये यूनिट आ गई। तो आप यहाँ पर क्या यूनिट डाल सकते हो, लास्ट में लाके जस्ट इंटू 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस इज व्हाट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका सिंपल, आपने यहाँ पर ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन। नाउ अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी हमारी लाइफ में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसकी हेल्प से ही आप इतने सारे सैटेलाइट भेजते हो। अब ये जो हम सैटेलाइट भेज रहे हैं, ये एक्चुअली आप जब कैलकुलेट कर दो, सपोज ये हमारे आसपास क्या है, ये सर्कुलर अर्थ है। ठीक है, अब इसके अराउंड में आप ये यहाँ पर सैटेलाइट को लॉन्च करा के इस ऑर्बिट में रखते हो या किसी दूसरे ऑर्बिट में रखते हो। तो एक्चुअली जो आप ऑर्बिट बनाते हो, मैं तो बहुत सुंदर बन रहा है, आप उससे भी सुंदर बनाना। ठीक है, इन ऑर्बिट्स में जब आप रखते हो तो आपको ध्यान रखना होता है कि कोई भी अगर यहाँ से बॉडी जाती है, इसको रिलीज़ करोगे यहाँ पर, अगर आप जैसे होता है ना कि लॉन्च करते हैं हम सैटेलाइट वगैरह, लॉन्च करोगे तो जब ये यहाँ आएगी तो इसमें आपस में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। उसको पूरा आपको कैलकुलेट करना होता है कि आपके सोलर सिस्टम में जैसे मून है, हमारा जो सबसे पास वाला हो गया वो मून हो गया, और भी जैसे प्लैनेट्स हैं उनके भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करते हैं। तो हम उनकी भी एक रेंज देखते हैं। ठीक है, जिसके बेसिस पे हम ये कहते हैं कि ठीक है अब हमको इतना फोर्स देना है, इसके अकॉर्डिंगली इसको मैन्यूवर करना है। मैन्यूवर का मतलब आप सेटेलाइट को, जिसको अगर कोई, जैसे हम अभी आदित्य L1 भेज रहे हैं, तब हमें इसे सन तक पहुंचाना है। तो सन तक पहुंचाने के लिए हम उसका ऑर्बिट कहते हैं ना इंक्रीज कर दें, तो एट दैट टाइम आपको ग्रेविटेशन की नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट ऑर्बिट और एग्जैक्ट स्पीड एट दैट टाइम। ठीक है, तो इसलिए आपको ये क्लियर रखना होता है सो दैट आपको इन चीज़ों में हेल्प मिल सके। प्लस में ग्रेविटेशन की हेल्प से आप अपने यूनिवर्स को समझ पाए कि यूनिवर्स में कैसे सारी चीज़ें काम करती है। सेकेंडली, आपको ग्रेविटेशन की हेल्प से ये पता लगा कि टाइड्स क्यों आते हैं आपके प्लेनेट पे। जैसे अब आप यूँ समझो कि समुद्र इतना बड़ा है, ठीक है, आवर सी इज सो बिग, even then you can see there are tides, low tides and high tides. So what is the source, from where it is coming? It is not a pond. ठीक है, if you will take an example, you take a bucket and leave the water for some time, ठीक है, there is no wave produced, then how it is possible that in a big sea the wave is produced? Low tides and high tides are occurring, so that is only due to the gravitational force of moon। ठीक है, आवर मून इज समहाउ अट्रैक्टिंग आवर अर्थ, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स तो लगता है जो न्यूटन का लॉ कहता है। बट जो अर्थ के पार्टिकल्स है बाकी सब तो सॉलिड है, बट लिक्विड क्या है उसकी तरफ खींचता है हल्का सा, बट जो आपकी अर्थ की ग्रेविटी वापस उसको अपनी जगह पर खींच लेती है। तो इसकी वजह से लो टाइड्स और हाई टाइड्स आते हैं। आप कोई बच्चा मेरे से आर्ग्यूमेंट कर, नो सर तो एक्चुअली सी का लेवल थोड़ा अप डाउन होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ऐसा हर जगह का केस नहीं होता। ठीक है, बहुत जगह ऐसा है कि सी का जो नीचे का लेवल है वो बहुत इजी है, नॉर्मल है, कोई ऐसा नहीं है वहाँ पर। रॉक्स में ज़्यादा कोई आपको चेंजमेंट देखने को उनके शेप साइज में नहीं मिलती। इवन देन वहाँ पर जो आपको लो टाइड और हाई टाइड देखने को मिलते हैं, तो दिस इज ओनली ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ मून। अब कुछ प्रॉपर्टी है, हम पढ़ेंगे किसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ, या करेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो। प्रॉपर्टी किसकी, हम पढ़ेंगे अपने ग्रेविटेशन की। फर्स्ट, दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। सेकंड, लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज का मतलब आप देखो ना, अर्थ और सन कितने दूर है, इवन देन ये फोर्स एग्जिस्ट करता है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। थर्ड और स्पेशल वन,
दिस इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ये फंडामेंटल में सबसे वीक फोर्स होता है। आपके जितने फोर्स पाए जाते हैं उनमें सबसे वीक फोर्स कौन सा कहलाता है? ये ग्रेविटेशन वाला कहलाता है। ठीक है। और एक टर्म और आती है जिसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या होता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब है कि कोई भी चीज़, कोई भी अगर चीज़ है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर को, उसको हम कहते हैं कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी। ठीक है। इसकी सबसे एक खास बात और है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो शेप है वो किस तरीके से, उसको ओनली मास से फर्क पड़ता है। तो आज हमने डिस्कस किया ग्रेविटेशन के बारे में, उसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी, उसको जानने की कोशिश की। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे जहाँ पर हम वेट वर्सेस मास इसके बारे में पढ़ेंगे, मास क्या होता है और वेट क्या होता है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।